वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे हम कहते हैं। ठीक है बेटा, टुडेज टॉपिक इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो बेटा, मैंने आपको कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है हमें रिलेशनशिप बिटवीन हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। वो हमें ये नहीं कहता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं कहता है, लेकिन हमें पता है हीट ऑलवेज फ्लोज एट इट्स ओन फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब यही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है जो अपने आप हो जाए। ऐसे ही वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। मतलब वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही किसी गैस को अगर हम कमरे में खोलेंगे तो वो पूरे कमरे का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस है। अगर हम कार्बन को कंबस्ट करेंगे तो बनेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगा। कोल विल बर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल गिव एनर्जी। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन गैस और O2 गैस को किसी कमरे में रखेंगे फॉर मेनी ईयर्स, इनके दरमियान रिएक्शन बहुत कम होती है, लेकिन वो होती है विद वेरी वेरी लेस स्पीड और हमें मिलता है वाटर। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज इन दिस। मतलब ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब ये हुआ वो रिएक्शंस जो अपने आप होते हैं विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और जो ये सारा फिनोमेना है इसका नाम है स्पॉन्टेनिटी। ये हुआ क्लियर? सर रिएक्शन यस पान पाने गस यथ न जरूरत पेस कहीं एनर्जी दिन तथ प्रोसेस वनान स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले लिखो डेफिनेशन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट प्रोसेस which has potential to proceed without use of any external agent. That process which has potential to proceed without use of any external agent is called spontaneous process. You are clear? सब प्रोसेस जस्ट पान पाने गस विदाउट यूज ऑफ एनी एजेंट तथ प्रोसेस वन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिनोमेना इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। बुक ने दिया है, वहां से पढ़ना। एग्जांपल्स लिखो। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सेकंड लिखो एक्सपेंशन ऑफ गैस इन ए रूम। एक्सपेंशन ऑफ गैस इन ए कंटेनर लिखो। एक्सपेंशन ऑफ गैस इन ए कंटेनर। एक और एग्जांपल लिखो रिएक्शन ऑफ कार्बन विद O2। रिएक्शन ऑफ कार्बन विद O2। एक और एग्जांपल लिखो रिएक्शन ऑफ H2 विद O2। रिएक्शन ऑफ H2 विद O2। ये सब एग्जांपल्स है किसके? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। नीचे लिखो जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। केमिस्ट्री में जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, वो अपने आप रिवर्स नहीं होंगे। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज इररिवर्सिबल। इट इज इररिवर्सिबल। ये भी लिखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज प्रोसीड्स इन single direction. Spontaneous process always proceeds in single direction and does not reverse itself. अपने आप रिवर्स नहीं होता है। चाहे वुचमुत आप हेर पे बोन वसन पान पाने खस आप बोन पे हेर कहीं यीस काल मोटर लगे। क्लियर? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इसका दूसरा नाम क्या है? इरिवर्सिबल। ये खुद रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, देख बेटा, वो ये प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस? ये क्यों जाता है एक डायरेक्शन में प्रोसेस? इसके पीछे काज क्या है? दो काज
सिलेक्ट किए केमिस्ट्री वालों ने, एक एंथैल्पी काज, दूसरा एंट्रोपी काज। पहले लिखेंगे काज ऑफ स्पॉन्टेनिटी। टॉपिक का नाम लिखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमने पढ़ा, अब लिखो काज ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी आप खुद लिख सकते हो। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस जो अपने आप कभी नहीं होगी, दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट इज अपोजिट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो आप खुद लिखोगे, आसान है। काज ऑफ स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस क्यों होती है एक डायरेक्शन में? हमारे पास दो काजेस थे, एक एंथैल्पी का काज, एंथैल्पी वाला, सेकंड वन इज एंट्रोपी वाला। यही हम पढ़ेंगे, एंट्रोपी क्या होता है। देखो बेटा, एंथैल्पी इज ए हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। बताया गया वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी जिसका एंथैल्पी कम होगा, मतलब सिस्टम गस हमेशा पन एनर्जी डिक्रीज करुन, अमिस मिल स्टेबिलिटी, सही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस गो। गोडनिक सिस्टम गस करुन, ये रिएक्शन गस करन पन एंथैल्पी डिक्रीज। दोपो काज ऑफ स्पॉन्टेनिटी छु डिक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंथैल्पी, इट इज डिक्रीज इन एंथैल्पी। गोडनिक काज वो ये हे अत मज गस एंथैल्पी डिक्रीज गसनी। क्या रिएक्शन आस N2 प्लस H2 ये बनावन अमोनिया, क्या बनाता है? अमोनिया। बैलेंस कर दो, इट इज 3/2, इट इज 1/2। 1 मोल अमोनिया जब मिलेगा हमें, इसका डेल्टा H का वैल्यू किसके बराबर होता है? -46.1 किलो जूल। वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एनर्जी की डिक्रीज, इनको फिट क्राइटेरिया। ऐसे ही जब हमने देखा H2 प्लस O2 के दरमियान रिएक्शन, यहां हमें मिला वाटर, यह रिएक्शन में डेल्टा H वैल्यू -285 किलो जूल। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक बट इट इज स्पॉन्टेनियस, एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होता है। रिएक्शन खुद बैलेंस करो। ऐसे ही था H2 प्लस Cl2, इनके दरमियान जब रिएक्शन होगी तो हमें मिला HCl। यहां पर डेल H का वैल्यू -92 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, 1/2 1/2। यम त्रे रिएक्शन एनर्जी करन डिक्रीज, एंथैल्पी डिक्रीज होता है और प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। दोबुक ये क्राइटेरिया, मगर अथा लिमिटेशन। इसके लिए क्या लिमिटेशन आ गई? ये क्या लिमिटेशन? गोडनिच दोबुक एवापोरेशन ऑफ वाटर वो अपने आप हो जाता है, लेकिन प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बट स्पॉन्टेनियस। वन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या? स्पॉन्टेनियस। मगर क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन आई वुचन, दे वर स्पॉन्टेनियस। हम एग्जांपल्स डालेंगे, एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच आर एंडोथर्मिक इन नेचर। इज एवापोरेशन ऑफ वाटर, एवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का एवापोरेट होना, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है लेकिन एंडोथर्मिक है। एनर्जी इसमें क्या होता है? डेल H का वैल्यू पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। इथे पॉइंट वो ब्याख रिएक्शन N2 प्लस O2, ये एक रिएक्शन है, इसने बनाया NO नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस कर दो, 1/2 1/2। इस रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू है +33 किलो जूल। वैल्यू याद थवन क्या, सिर्फ पता इम करा एब्जॉर्ब एनर्जी किन इवॉल्व। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, C प्लस 2 टाइम्स सल्फर, इट विल फॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड CS2। इस रिएक्शन का एनर्जी वैल्यू है +128 किलो जूल। गो ये दो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इनमें डेल्टा H का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा एंथैल्पी इज नॉट ओवरऑल क्राइटेरिया फॉर रिएक्शन। एंथैल्पी डिक्रीज अगर गैसे इट इज गुड बट इट इज नॉट ओवरऑल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस। नोट करो, गो हेको नो एंथैल्पी पे डिसाइड कर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, क्योंकि क्या रिएक्शन मज गई एंट्रोपी एंथैल्पी डिक्रीज, दे वर स्पॉन्टेनियस गुड। मगर कुछ रिएक्शंस वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थी, वो खुद ब खुद होती थी, लेकिन उनमें एंथैल्पी डिक्रीज नहीं हुआ। इसलिए केमिस्ट्री वालों ने सेकंड क्राइटेरिया ढूंढा, उसका नाम है एंट्रोपी। टॉपिक का नाम डालो एंट्रोपी, वही हम पढ़ेंगे एंट्रोपी।
यह गो क्लियर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खतर काज क्या गोडनिक वन एंथैल्पी दोपुक ना पूरा पूरा डिसाइड कीन नाउ वी विल शिफ्ट टू द अनदर क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। ये हमें पढ़ना है एंट्रोपी, डिनोट करते हैं एस से, ठीक है बेटा। पहले हम लिखेंगे ये कंसेप्ट कहां से आ गया, फिर हम इसके बारे में पॉइंट्स लिखेंगे, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना। बकर आख रिएक्शन कंसिडर जिसका एंथैल्पी चेंज 0 के बराबर है, बट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, बट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एंथैल्पी चेंज गई न, प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस। तती नेरी चा आइडिया एंट्रोपी इज अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। देख कैसे करेंगे, इस निमो आ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, ये निमो एक रूमस मज, ये हम इसको हम आइसोलेट करेंगे किससे, सराउंडिंग से। ये को आइसोलेट फ्रॉम सराउंडिंग्स। इस कंटेनर में हमने एक पार्टीशन रखा, ये पार्टीशन है, ये मान लो लेफ्ट साइड इज ए, इट इज बी। यहां पर भरो गैस, ऐसा हम गैस भरेंगे इसमें, ठीक है, इसमें भी हम गैस भरेंगे, ठीक है बेटा, मैंने गैस भरा। अगर जब बनाई यहां से बी कंटेनर से बी पोर्शन से गैस निकालो, अगर आप यहां से गैस निकालोगे तो आपको मिलेगा हमेशा यही ब्लू वाला। अगर मैं बताऊं यहां से निकालो आपको मिलेगा ब्लैक वाला। प्रोबेबिलिटी 100%। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने इस सिस्टम में अपनी एनर्जी है, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये पार्टीशन रिमूव किया, मैं हटो ये रिमूव करूं, रिमूव इट। युथी वो रिमूव कर, रिमूव पार्टीशन, युथी वो पार्टीशन रिमूव कर तो क्या होगा, गैस विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग। ए साइड से गैस जाएगा बी साइड और बी से जाएगा ए साइड, अपने आप हो जाएगा। प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। जैसे मैंने पार्टीशन खत्म किया, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे ब्लैक और कुछ ब्लू मॉलिक्यूल्स अब इधर आएंगे। ये क्या गई, सिस्टम विल बिकम रैंडम। वन सब आप मुझे बताओ, आप ए साइड में मुझे ए वाले साइड में मुझे बॉल निकालो। आप यहां पर प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं निकाल सकते हो, यहां पर ब्लू भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है। मतलब अब ये सिस्टम बन गया लेस प्रिडिक्टेबल। 100% प्रिडिक्ट गसन खोड़ नेरन सारी बॉल राइट साइड से वही अपनी बॉल निकलती थी, लेफ्ट साइड से अपनी बॉल निकलती थी, मगर वहीं को अथ डिसऑर्डर क्रिएट। अब ये सिस्टम प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये कयाटिक सिस्टम है। अथ चॉइस, अथ मतलब रैंडमनेस, यही जो अपने आप हो गया, जिसने सिस्टम को बना दिया रैंडम, उसी फिनोमेना का नाम पड़ा एंट्रोपी। एंट्रोपी इज बेसिकली इट इज दैट property of system which measures its randomness or disorder. One backlet process to spontaneous पान पाने को गैस डिफ्यूज, ठीक है, गैस को डिफ्यूज क्योंकि M1 ऑफ सिस्टम रैंडम, मोर रैंडम को क्रिएट। आज कोई प्रिडिक्शन सेकंड में प्रिडिक्ट करते ही आपको कोई भी बॉल मिल सकती है, आपको ब्लू भी मिल सकती है, आपको ब्लैक भी मिल सकती है। अब ये सिस्टम लेस प्रिडिक्टेबल बन गया, इसमें अब एंट्रोपी बढ़ गया। कुछ सिस्टम कर पानी एनर्जी सकर कथ मज रैंडम मोशन मज यूटिलाइज। कुछ सिस्टम ने अपनी एनर्जी को किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिस्टम में क्रिएट हो गया डिसऑर्डर। उस डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए केमिस्ट्री वालों ने एक टर्म डाली, उसका नाम है एंट्रोपी। समझावा, एंट्रोपी बेसिकली कर मेजर सिस्टमस मज कच डिसऑर्डर। प्रोसेस गई पान पान स्पॉन्टेनियस, खुद गया ये अपने आप हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसने सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ा दिया। नोट करो, लिखो एंट्रोपी यो तंगो क्लियर को यनस गो क्लियर। एंट्रोपी कर ये सिस्टम मेजर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर उतना ज्यादा एंट्रोपी। अगर डिसऑर्डर कम है एंट्रोपी कम। लिखो बेटा पहला पॉइंट, entropy is measure of degree of randomness in a system। ऐसे लिखो, entropy is measure of degree of randomness in a system। एक सिस्टम में कितना रैंडमनेस है उस डिग्री को मेजर करने के लिए आया एंट्रोपी। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन ए सिस्टम। नीचे लिखो,
higher the randomness, higher will be entropy. Higher the randomness, higher will be entropy, and vice versa, and vice versa. ठीक है, अब हम यहां पर एंट्रॉपी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे. एंट्रॉपी टर्म इंट्रोड्यूस की क्लैशेस ने. एक साइंटिस्ट था क्लैशेस, इट वाज गिवन बाय क्लैशेस. पॉइंट नंबर 2 लिखो जल्दी. इट इज अ स्टेट फंक्शन. इट इज ए स्टेट फंक्शन. ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन. मतलब हम निकालेंगे डेल्टा एस. इट विल बी इक्वल टू एंट्रॉपी इन फाइनल स्टेट माइनस एंट्रॉपी इन इनिशियल स्टेट. नोट करो. थर्ड पॉइंट लिखो. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट है. एंट्रॉपी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एंट्रॉपी ऑफ लिक्विड. क्योंकि गैस में डिसऑर्डर ज्यादा होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स पैक होते हैं. वो ज्यादा होगा कहां से? एमॉर्फस सॉलिड से. एमॉर्फस सॉलिड मतलब प्लास्टिक, गिलास. वो सबसे कम एंट्रॉपी कहां होगी? क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl, जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो. ये पहला पॉइंट लिखो. एंट्रॉपी ऑफ गैस इज मोर देन एंट्रॉपी ऑफ लिक्विड. ये दोनों सॉलिड के फॉर्म्स है. एमॉर्फस सॉलिड्स हैव मोर एंट्रॉपी. पॉलीमर, पॉलीथीन, उनका एंट्रॉपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नीट के लिए जरूरी है. अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं, अगर जब वो है इट इज 1 मोल H2 और यहां पर है 1 मोल, ये लिखूंगा मैं H डॉट और लिखूंगा 1 मोल H2. बताओ बेटा इनमें से किसकी एंट्रॉपी ज्यादा है? डायरेक्ट याद रखना, जिसके मोल ज्यादा उसकी एंट्रॉपी ज्यादा. कहानी खत्म. हायर द नंबर ऑफ मोल्स हायर विल बी एंट्रॉपी. इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. मैंने क्या लिखा? मैंने गलत किया. 1 मोल H2 ऐसे लिखो, ऐसे लिखो. इट इज 1 मोल, ऐसे लिखो. इसको कर दो 2 मोल कर दो. इसको 2 मोल H डॉट, इट इज 1 मोल H2. जिसके मोल ज्यादा उसकी एंट्रॉपी ज्यादा. सिंपल है. एक और पॉइंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैंने यहां लिखा इट इज 1 मोल, पूरा देखना H डॉट यही है, और यहां पर मैंने डाला 1 मोल H2. अब बताओ एंट्रॉपी किसकी ज्यादा है? यम साथ मोल्स बराबर है सम, तम साथ वुचिन बॉन्ड ज्यादा सम. जिसके बॉन्ड ज्यादा उसकी कंप्लिसिटी ज्यादा, तेल ज्यादा एंट्रॉपी H2 देन दिस. क्लियर हुआ? गोडनेस वुचिन जिसके पास मोल ज्यादा है उस बॉन्ड को मत देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को. जब मोल ज्यादा है तथा एंट्रॉपी ज्यादा. दोमिस मज अगर मोल सेम, जिसके पास बॉन्ड ज्यादा है H2 के दरमियान एक बॉन्ड है, यहां पर अकेला H है, कोई बॉन्ड नहीं है. दिस मॉलिक्यूल इज कॉम्प्लेक्स, इसकी एंट्रॉपी ज्यादा. थर्ड पॉइंट लिखो. 1 मोल Cl2, ये है 1 मोल F2. बताओ एंट्रॉपी किसकी ज्यादा? ये मॉलिक्यूलस मज नंबर ऑफ मोल्स सेम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम. यम साथ मोल्स सेम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम, अम साथ वुचुन मॉलिक्यूलर मास. जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी एंट्रॉपी ज्यादा. क्लोरीन हैज मोर एंट्रॉपी देन F2. नोट करो, तीनों पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. आप कैसे करोगे डिसाइड? गोल्डन मोल्स, आप किनको चेक करोगे? मोल्स को. अगर मोल्स में ज्यादा से एंट्रॉपी ज्यादा, अगर मोल्स बराबर यू विल देन सी नंबर ऑफ बॉन्ड्स. जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल. अगर ये बराबर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम, नंबर ऑफ मोल्स सेम, तब जाके आप देखो मॉलिक्यूलर मास को. जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी एंट्रॉपी ज्यादा. ये ऑर्डर है, नोट करो. लिखो एंट्रॉपी ऑलवेज इंक्रीज. एंट्रॉपी ऑलवेज इंक्रीजेस. ये हमेशा इंक्रीज होता है. कहां का? पहला पार्ट लिखो, हीटिंग. जब हम किसी सब्सटेंस को करते हैं हीटिंग, हीटिंग के दौरान एंट्रॉपी इंक्रीज होती है. मेल्टिंग, मेल्टिंग के दौरान. बॉइलिंग, बॉइलिंग. सब्लिमेशन, सब्लिमेशन. इवापोरेशन,
इवापोरेशन। क्लियर? इन प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट देखो, फॉर दोज रिएक्शंस, ये हमने पढ़ा, इन विच डेल एन जी ग्रेटर देन 0, यमन रिएक्शन डेल्टा एन जी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तिमन मस हमेशा एंट्रोपी गसन इंक्रीज। ये मैंने आपको पढ़ाया। डेल एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसोस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसोस रिएक्टेंट्स। ये पॉइंट भी याद रखना। थर्ड पॉइंट लिखो, जब मिक्सिंग ऑफ, ऐसे लिखूंगा, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, जब आप नॉन रिएक्टिव गैसेस को मिक्स करोगे वहां पर भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अभी वो एग्जांपल हमने शो किया था, बॉल्स, ब्लैक बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स, जब पार्टीशन रिमूव किया एंट्रोपी बढ़ गई। फोर्थ पॉइंट ये लिखो, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, वहां पर भी एंट्रोपी बढ़ेगी। ये भी मैंने आपको बोला है। ठीक है, 6 पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी। बॉइलिंग ऑफ एग, जब एग को बॉयल करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। कंटिन्यू करो। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू चीज, जब मिल्क किसमें कन्वर्ट होगा, मिल्क कन्वर्शन इनटू चीज, जब मिल्क कन्वर्ट होगा चीज में उस वक्त भी एंट्रोपी बढ़ेगी। एक पॉइंट याद रखना, एंट्रोपी डिक्रीज होती है जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं, एंट्रेंस में आएगा, याद रखना, वो मैं लिखूंगा। एंट्रोपी एस डिक्रीजेस while stretching rubber, रबर को स्ट्रेच करने से उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होती है, बाकी इन सब प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है। नोट करो। गो क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंट्रोपी के बारे में। गो क्लियर? एंट्रोपी क्या होता है, डेफिनेशन भी बोला मैंने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोले, इनको याद रखना, नीट में काम आएगा। स्ट्रेचिंग का बराबर डिक्रीज इज एंट्रोपी, याद रखना। बॉइलिंग ऑफ एग इंक्रीज एंट्रोपी, बिकॉज वहां पर प्रोटीन का जो कॉइलेट स्ट्रक्चर होता है वो कन्वर्ट होता है ओपन चेन, वो बनता है फाइब्रस प्रोटीन। पहले होता है ग्लोब्युलर प्रोटीन, नेचुरल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जब हीट करते हैं वो कन्वर्ट होता है किसमें, फाइब्रस प्रोटीन में, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, देखो बेटा, एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें गैस है, इसमें भी गैस है, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा। नोट करो, एंट्रोपी जिस सिस्टम की ज्यादा, उस सिस्टम की ज्यादा होगी जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ये पॉइंट भी नोट करो। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने लिया हॉट सिस्टम, ये गर्म सिस्टम है, ये है कूल्ड सिस्टम, उतना ज्यादा गर्म नहीं है। इसको मैंने सप्लाई किया हीट, इंपॉर्टेंट है ये भी। सपोज मैंने यहां पर सप्लाई किया 20 जूल हीट सप्लाई किया, इस सिस्टम को भी मैंने सप्लाई किया हीट 20 जूल। दशवनी सिस्टम कर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। म्योन क्वेश्चन एंट्रोपी गई ये ज्यादा इंक्रीज कि कोल्ड सिस्टम एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगा देन हॉट सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये साथ इक्वल अमाउंट ऑफ हीट कर सप्लाई हॉट सिस्टमस तो कोल्ड सिस्टमस, एंट्रोपी चेंज कहां ज्यादा होगा, कोल्ड सिस्टम में। नोट करो, मतलब स्टेट एंट्रोपी एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहां से आपको आइडिया मिला, एंट्रोपी एस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? इससे पहले मैंने क्या कहा, जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका हीट कंटेंट ज्यादा होता है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, मतलब उससे ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, जितना ज्यादा हीट होगा, बिकॉज जब हम हीट सप्लाई करते हैं एट हायर टेम्परेचर किसी मॉलिक्यूल, किसी सिस्टम को, तो मॉलिक्यूल को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा तेज घूमेंगे, एंट्रोपी बढ़ेगा।
हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। अगर हम इन दो को कंबाइन करेंगे, एस किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी। बताओ फिर एंट्रोपी का यूनिट क्या आएगा, हीट का यूनिट जूल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन। अगर मोलर एंट्रोपी होगी तो नीचे होगा मोल, उसकी फार्मूला ये होगी एस इक्वल टू क्यू, इट इज मोल, एन से लिखूंगा एन टी। कौन सा बेटा यूनिट क्या है, क्यू का यूनिट है जूल, मोल का है पर मोल पर केल्विन, वही जम्मू कश्मीर अंडर मिल्टन सी, जे के अंडर मिल्टन सी, जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी नोट करो एंट्रोपी का यूनिट है। क्लियर, योत्तायत वोन मे एंट्रोपी गई क्या, एंट्रोपी खतर कम कम पॉइंट्स थे याद फॉर एंट्रेंस। अब हम करेंगे एंट्रोपी का मैथमेटिकल इक्वेशन डेराइव, वो इंपॉर्टेंट है। यह सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ तथ सिस्टम में क्या रैंडमनेस ज्यादा, तत कर मॉलिक्यूल एनर्जी ज्यादा लॉस, सो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। वो एंट्रोपी जिस प्रोसेस में इंक्रीज होगा वो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस है। नून त्रायक आपस मज, नून गि अलग अलग, Na विल मूव वन साइड, क्लोरीन मूव अनदर साइड, वहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यम साथ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है हमेशा गैस अत मज एंट्रोपी इंक्रीज, याद रखना। इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देख बेटा एंट्रोपी का इक्वेशन, अगर तुम होना प्रोसेस है रिवर्सिबल, ये है टेम्परेचर T1, यहां से इसने लिया हीट, इसने यहां से इसका एंट्रोपी S1 है, यहां पर हीट एक्सचेंज हो गया Q1, कितना हुआ Q1। अब इस सिस्टम को मैंने रखा, इसका टेम्परेचर T2 है, लेस टेम्परेचर है, इसी सिस्टम को मैंने यहां लाया, सिस्टम योतनस वहां से एम हीट ये में दिसम कितना Q2, यहां पर जो एंट्रोपी चेंज हुई उसका नाम है S2। बताओ S1 किसके बराबर है, इट इज Q1 बाई T1। हीट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एंट्रोपी, हीट चेंज रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एंट्रोपी। इसका बताओ S2 किसके बराबर होगा, इट विल बी Q2 डिवाइड बाई T2। बोने प्रोसेस रिवर्सिबल, क्या मैं लिख सकता हूं Q1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई T2, किसके बराबर आएगा 0, बिकॉज प्रोसेस इज रिवर्सिबल। कैन आई राइट समेशन ऑफ Q बाई T इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकता हूं। समेशन को करूंगा तो मैं चेंज किसमें, साइक्लिक प्रोसेस इंटीग्रल में, तो किसके बराबर आएगा स्मॉल चेंज इन Q डिवाइडेड बाई T, किसके बराबर 0। इस टर्म का नाम है एंट्रोपी। ऐसे भी लिख सकता हूं डेल एस इक्वल टू 0, मतलब ये एंट्रोपी, ये नोट करो ऐसे, प्रोसेस रिवर्सिबल, मैं कोई मन जमा बराबर 0, समेशन एस बराबर 0, मैंने समेशन को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक इंटीग्रल में, ये स्मॉल चेंज इन Q बाई T, इसके बदले लिखा मैंने डी एस एंट्रोपी। तो मैं लिख सकता हूं डी एस, ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो बेटा डी एस किसके बराबर आया, इट इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, अब ये स्मॉल चेंज एंट्रोपी है, ओवरऑल चेंज एंट्रोपी किसके बराबर होगा, इंटीग्रेट कर दो, कार से इंटीग्रेट डी एस बिटवीन S1 एंड S2 लेना बराबर इंटीग्रेट कर दो बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल, अभी मैंने बनाया, ये बराबर डी क्यू बाई टी। क्लियर, ये क्या आएगा, इट इज S2 माइनस S1, इट विल बी डेल्टा S। क्लियर, बताओ किसके बराबर आएगा, हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ में Q किसके बराबर होता है, NCV डेल्टा T, इट इज डेल Q, इट इज N Q इज इक्वल टू N CM डेल्टा T, इसके बराबर होता है हीट सप्लाइड, ये पूरा दिया हुआ है हीट कैपेसिटी बेस। क्या मैं यहां लिख सकता हूं ऐसे, इट इज T2 T1, इसके बदले ये लिखूंगा N मोलर हीट कैपेसिटी M, स्मॉल चेंज टेम्परेचर डेल T डिवाइड बाई T। बताओ किसके बराबर आएगा, ये इन्हें बराबर डेल्टा S ने बराबर थी, N को बाहर निकालो, CM को बाहर निकालो, ये बना इस पे T, इट इज T1 टू T2, इट इज इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल, T1 T2 कौन सा का बराबर dt बाई T, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर
डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन सी एम लिन T2 by T1, T2 by T1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला फार्मूला जो आप याद रखोगे नीट के लिए। यहां पर जल्दी लिखो, इफ Cm ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा एस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उससे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर इफ Cm इज लेस देन 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा एस डिक्रीज होगा, एंट्रोपी डिक्रीज होगा। ये पॉइंट भी याद रखना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, मगर उस वक्त मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। इफ Cm वैल्यू मोलर हीट कैपेसिटी इज लेस देन 0, देन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी डिक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो, आज के लिए काफी है, नीट में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्लियर, फार्मूला आया समझ। एंट्रोपी इज हीट चेंज रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, S1 to S2, T1 to T2। फिर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा डेल एस के बराबर, लीनियर बराबर T1 पे T2 एन CM dt by T। क्योंकि Q किसके बराबर होता है, डी क्यू, यस बराबर एन CM दिलेक्स स्मॉल dt। अगर मैं यहां पर डालूंगा स्मॉल डी क्यू एन CM डेल्टा T, उसको मैंने यहां पुट किया, एन कांस्टेंट CM कांस्टेंट बाहर निकाला, इसी इंटीग्रल शासन की है, इसका वैल्यू होता है किसके बराबर, लिन ई, इसका लिन ई T2 by T1, फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एथनेस को मैं क्लियर, अगर CM पॉजिटिव है डेल्टा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा एस इंक्रीज, जब डेल्टा एस इंक्रीज होगा मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा, फाइनल एंट्रोपी मोर। ऐसे ही अगर CM नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0, ठीक है, नेगेटिव, वो तो नेगेटिव है, तब जाके विद इंक्रीज इन T एंट्रोपी ऑलवेज डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एंट्रोपी को। आज के लिए काफी है।